मैं हूँ गज़ाल अहमद और मैं मनाने जा रहा हूँ ईद। मेरे साथ साथ आप सब भी ईद मनाने जा रहे हैं। कुछ की ईद अधूरी होगी, कुछ की दुश्वारियों भरी होगी, कुछ की बड़ी मायूस सी भी होगी क्योंकि मुल्क के हमारे जो हालात चल रहे हैं उस सब की वजह से। लेकिन हमारे हुक्मरान भी मुसलमान हैं। हमारे जितने भी इदारे पाकिस्तान, ये जो हमारा मुल्क है, इसको चलाते हैं, वो भी मोस्टली मुसलमानों के पास ही हैं। तो क्या हमारी इतनी इतनी हमारे पे कोई लिमिटेशंस नहीं है, रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, हमें ईद मनाने का पूरे ज़ोर शोर से मौका मिलता है। लेकिन ऐसा सबके लिए हम नहीं कह सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क की तरफ देखें, उनका जहाँ उनकी आबादी मुसलमानों की हमारे से ज़्यादा है, लेकिन क्या वो आज भी उस तरीके से ईद मना पाते हैं जिस तरह वो पहले मनाते थे? क्या वो हमारी तरह ईद खुल के मना सकते हैं? क्या वो ईद की नमाज़ भी खुल के पढ़ सकते हैं? कुछ सालों पहले तक ऐसे नहीं था। कुछ साल पहले तक बड़ा अच्छा उनका ख्याल रखा जाता था, हुकूमत उनका ख्याल करती थी, इदारे उनका ख्याल करते थे, वो खुल के ईद मनाते थे, रोज़े रखते थे। लेकिन क्या ये कहना अभी भी सही होगा? क्योंकि हमने देखा कि ओवर द रीसेंट फ्यू ईयर्स काफ़ी हंगामे हो रहे हैं। जो भारतीय मुसलमान हैं उनके लिए कोई सिचुएशन जो है वो इतनी खुशगवार नहीं रही। इसी बारे में आज हम डिस्कशन करने जाने वाले हैं एंड वी आर विद आवर वेल नोन, वेल रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट मिस्टर अब्दुल सत्तार खान साहब जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम। तो ये जैसा कि मैंने कहा, ये क्या वाकई सच है कि भारत में मुसलमानों के लिए हालात जो हैं when it comes to festivals and these special occasions, तो वो इतने खुशगवार नहीं रहे? अच्छा, पहले जो इंडिया में रहते थे ना मुसलमान, मतलब पार्टीशन के फ़ौरन बाद, जो किसी वजह से पाकिस्तान नहीं आ सके थे या उनका ख्याल ये था कि उन्हें इंडिया में रहना चाहिए, बड़े अच्छे तरीके से ईद मनाते थे। रोज़े भी कमाल के थे, आफ्तारी भी कमाल की, सहरी भी कमाल की, रोज़ा भी कमाल का, ईद भी कमाल की। इस तरह के मसाइल उन्होंने जो इंडियन मुस्लिम्स हैं उन्होंने नहीं देखे हुए थे, बल्कि पाकिस्तानी जो मुस्लिम होता था ना, वो कुछ मामलों में इंडियन मुस्लिम से पीछे था। ठीक है। ठीक है, वो उस वक्त इंडियन मुस्लिम्स को इंडियन हिंदू भी मिल जाता था, क्रिश्चियन भी मिल जाता था, जैन भी मिल जाते थे, सिख भी मिल जाते थे, जो मजहबी त्यौहार में उसके साथ होते थे। ठीक हो गया। और इंडिया का मुसलमान जो होता था, वो जो बाकी रिलीजियस फेस्टिवल होते थे या मजहबी त्यौहार होते थे, उसमें बाकी जो रिलीजन के लोग थे उनके साथ मिल जाता था। ये चलता आया। अब पिछले कुछ सालों से हो बिल्कुल रवायात बदलती हुई नजर आती हैं। बिल्कुल ठीक। एक कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती कि ये मुल्क वही था जहाँ पर एक मुसलमान भी ईद मना रहा होता था, जहाँ पे एक हिंदू भी होली मना रहा होता था, सबको जहाँ पर एक क्रिश्चियन क्रिसमस मना रहा होता था, ईस्टर मना रहा होता था, सिख अपना मजहबी त्यौहार मना रहा होता था, बड़ा खुल के मना रहा होता था। लेकिन पिछले कुछ सालों से ना सिर्फ मुसलमान, हम तो इसलिए बात कर रहे हैं कि ईद है, कुछ दिनों बाद पाकिस्तान में ईद है, हम ईद मना रहे होंगे, हमारे हालात जो मर्जी कह लो, वो बात आपकी ठीक है। ऊपर देखो मुसलमान बैठा है, नीचे देखो मुसलमान बैठा है, दरमियान में जो पिस रहा है वो भी मुसलमान है। इंडिया में ये नहीं है। अब वो मुसलमान जो इंडिया में रहने का आदी हो गया था, उसने बड़े अच्छे हालात देखे थे। अब जो पिछले कुछ सालों से उसको जो हालात देखने पड़ रहे हैं, एथनिक और रिलीजियस बुनियादों पे जो क्लिनजिंग हो रही है जी। उसमें वो एक किस्म का ज्यादती की बात नहीं होती। मसलन है कि एक हिंदू प्रीस्ट है, हालात वो हो गए जो पहले हमने कभी सुने नहीं थे, देखे नहीं थे, पढ़े नहीं थे, कि हिंदू प्रीस्ट है, वो एक मस्जिद के सामने क्या कह रहा है कि मेरा साथ दो, मैंने एक मुसलमान लड़की का बलात्कार करना। सीरियसली। और बजाय इसके कि कोई बंदा उठे और कहेगा यार कितनी तुम गलीज बात कर रहे हो, उन्होंने कहा सही कह रहा है। अब ये चीज़ है कि जो स्टेट है, जो इंतज़ामिया है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट लेवल की हो, तहसील लेवल की हो या लोकल लेवल की, उसका मिजाज भी बदलता जा रहा है। पुलिस वाला देख रहा है, इंतज़ामिया देख रही है, हुकूमत देख रही है कि यार ये इंतहा पसंद जो है ना, वो मुसलमानों का या जो बाकी जो अक़लियतें हैं उनका इत्साल हो रहा है, लेकिन वो खामोश, ऐसा लगता है जैसे खामोश बैठा है। या फिर मैक्सिमम भला क्या होता है, अगर एक तरफ इंतहा पसंद लोग हैं और दूसरी तरफ एक बंदा है, अकलौता बंदा, वो खड़ा है, अगर वो रिटेलिएट करता है कि यार ये पत्थर मार रहे हैं, रोड़े मार रहे हैं, तादाद में ज़्यादा है, मेरा घर पीछे, कोई पता नहीं मेरे घर को आग लगा दें,
तो उसने 2-4 पत्थर उठाया, जवाबी तौर पे उसने भी रिटेलिएट किया, ठीक है। जवाबी कार्रवाई की। पुलिस एकदम लपकी, ओह वायलेंस। उसको पकड़ लिया। अब बड़ी अजीब सी समझ नहीं आ रही कि आप लोग देख रहे हो कि एक तरफ तो लातादाद लोग हैं जो मुसलसल वो काम कर रहे हैं, आप अपनी यहाँ से हिले नहीं है। एक तरफ से सिर्फ एक बंदे ने जवाबी कार्रवाई की, आप सारे उसकी तरफ चले गए। अब होता क्या है, जब तक सियासी सतह पर एक जमात होती है, उसका एक कल्चर जो है ना, जब वो हुकूमत में आती है तो उसका कल्चर जो है ना वो प्रिवेल करता है। बिल्कुल। उसके मिजाज के साथ मिलना पड़ता है, हुकूमती मशीनरी को भी मिलना पड़ता है, जिन्होंने एग्जीक्यूट करना होता है उन्होंने ही मिलना होता है। तो इंडिया में ये हुआ कि बदकिस्मती से वोट बैंक बनाने के लिए सियासी जमातें, हमारे जैसे ममालिक में वोट बैंक बनाने के लिए वो कहते हैं कि अपने हाथों से अपने वोट बैंक को वोट बैंक बनाने के लिए अगर इनको पागल भी कर दिया जाए ना ज़हनी तौर पे, सही है सियासी तौर पे। अच्छा, वुड इट बी ओके एंड एक्यूरेट टू से कि ये जो भी टर्न अराउंड आया सिचुएशन में मुसलमानों की, भारतीय मुसलमानों की, उसमें बहुत बड़ा रोल बीजेपी का था? अब ये एक बात है, भारतीय जनता पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी जब पार्टीशन हुई थी तो किसी और नाम से इलेक्शन लड़ती थी, ठीक है। इसके पास 2 सीटें, 3 सीटें, 4 सीटें होती थी, कांग्रेस लंबी चौड़ी सीट से लड़। तो ये अचानक भी हुआ 88-89 में हुआ कि एक अच्छी खासी तादाद में भारतीय जनता पार्टी के लोग, उम्मीदवार लोकसभा के रुकन मुंतखब हो गए वोट के ज़रिए। कोई धांधली उंधली नहीं हुई थी, यहीं फजूल है हमारे यहाँ में। कोई बंदा पसंद नहीं आता, अगर वो वोट लेके आ गया तो हम कहते हैं धांधली से आया। और सीधा कहो मेरी पसंद का नहीं है लेकिन आ गया 12, तो वोट लेके आ गए थे। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने, अदरवाइज नरेंद्र मोदी एक रिफॉर्मिस्ट भी है, एक बात ध्यान में रखना, हमारे यहाँ रिफॉर्मिस्ट नाम का कॉन्सेप्ट है ही नहीं किसी प्रधानमंत्री। किस तरह रिफॉर्मिस्ट? इसलिए वो कौम के लिए, इंडिया के लिए और मोस्ट ऑफ द टाइम हिंदुओं के लिए वो पूरा अपना काम जो है ना उसने अभी तक रिकॉर्ड पे, डॉक्यूमेंट्स पे, एविडेंस पे, दस्तावेजात पे कोई एक चीज़ नहीं आई जिससे नरेंद्र मोदी करप्ट प्रैक्टिसेस का। ये तो हमें कहना पड़ेगा, ही इज़ अ वेरी स्मार्ट पॉलिटिशियन। स्मार्ट पॉलिटिशियन किस तरह कहोगे तुम? ये कह रहे हो को पारदा पांदा पे, लेकिन पता नहीं चलने दिया, तुम इसलिए स्मार्ट कह रहे हो। ऐसे नहीं कहना चाहिए। स्मार्ट भी उसको कहा जाता है जिसकी कुछ चीज़ें मेरे पास आ गई हो, मैं कहूँगा स्मार्ट है ये देखो कुछ चीज़ें हैं, ये स्मार्ट है। स्मार्ट वो नहीं होता जिसका पता ही ना चले तो कहे स्मार्ट है बड़ा। ये आपकी इनकॉम्पिटेंसी है कि आप एक बंदे को स्मार्ट कह के ना अपनी इनकॉम्पिटेंसी बता रहे होते हो। अगला बंदा कह रहे अच्छा ही स्मार्ट है तो कुछ है आपके पास, आप कहोगे मेरे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन स्मार्ट का तरीके से खेलता है। उन्हें क्या, जिस तरीके से वो खेलता है उसको बता दो स्मार्ट। लेकिन उसका और ज़रा मेरा रीज़न ये भी है कि आपने, तो ये तो बात होगी ना, ये तो हम इसको साइड में रख देते हैं। वो बड़ा ना अप टू डेट भी है, जो भी चल रहा है ना इस टाइम दुनिया में, उससे ज़्यादा आप देखें वो डिजिटल मीडिया और इंटरनेट पे सारा ग्लोबलाइजेशन का दौर है, तो वो अपने आप को उसने पूरा अप टू डेट रखा हुआ है। जो भी अब लेट्स से कंटेंट क्रिएटर्स, उसने इवन कंटेंट क्रिएटर्स को सारे अवार्ड दिए, सारे मुल्क उसने कंटेंट क्रिएटर्स। मेरी बात सुनो, मुझे रिसेंट पास्ट में कोई एक हुक्मरान ऐसा बताओ, मैस स्केल के ऊपर, छोटे स्केल के ऊपर, मैस स्केल के ऊपर, जिसने रेडियो से अपनी बात अपने लोगों तक पहुंचाई हो। जब इतना कुछ डिजिटल की तुम बात करो, जब इतना कुछ हो गया, वो रेडियो के जरिए मन की बात। ये नरेंद्र मोदी ने मन की बात कब शुरू की थी? बैकग्राउंड में खुद बताता है कि हिमाचल प्रदेश में मैं जा रहा था तो मैं कोई ना चीफ मिनिस्टर था, ना प्रधानमंत्री था, मैं बीजेपी का था। और लोकल लेवल पे नहीं होता, जनरल सेक्रेटरी हो गया स्टेट लेवल का। तो कहते हैं कि जी मुझे चाय की ज़रूरत थी। हिमाचल प्रदेश बड़ा वो हिली एरिया, ओहो, वो हिमालय की तरफ जा रहा होता, या हिमालय हिमाचल प्रदेश की तरफ आ रहा होता, या हिमाचल प्रदेश हिमालय की तरफ जा रहा होता। तो नरेंद्र मोदी वहाँ पे जा रहा है, सड़क पे जा रहा है, उसे तलाश है एक होटल की, बिलाखिर उसे एक होटल मिल जाता है। वो अपनी गाड़ी रोकता है, जाके होटल वाले को कहता है कि चाय पिला दो। वो लड्डुओं का डब्बा होता है, वो आगे कर देता है कि लड्डू खाओ जी।
नरेंद्र मोदी कहता है मैं लड्डू खाता हूँ लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही होती, मैंने इसको चाय का कहा है, बना भी चाय यही रहा है, सब भी यही कर रहा है। ठीक है। तो वो जब वो चाय आ जाती लड्डू खा लेता तो उसको कहता है कि भाई ये तुमने लड्डू किस खुशी में खिलाया? उन्हें क्या आपको नहीं पता? अटल बिहारी वाजपेयी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, हमारे वजीर आजम हैं, उन्होंने हमें बताया कि हमने एटमी धमाका कर दिया है। अब नरेंद्र मोदी कहता है कि मैं खुद बीजेपी का हूँ, मुझे रास्ते में सफ़र के दौरान नहीं पता चला कि हमने एटमी धमाका कर दिया। इसको हिमाचल प्रदेश, ये अकेला पूरी रोड पे एक बंदा है जो यहाँ बैठा हुआ है, इसको पता है। तो कहता मैंने, नरेंद्र मोदी कहता मैंने उस दुकानदार से पूछा, होटल वाले से पूछा कि तुम्हें कहाँ से पता चला कि इंडिया ने एटमी धमाका कर दिया? उन्हें कहा हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने रेडियो में हमें बताया। उन्हें कहा तुम्हारे पास रेडियो है? उन्हें कहा हाँ मैं रेडियो से सब कुछ सुनता हूँ यहाँ पे बैठ के। नरेंद्र मोदी कहता मेरे यहाँ पे बैठ गई बात कि जब कभी भी मुझे मौका मिला, मैं स्टेज पे आया, मैं रेडियो का इस्तेमाल करूँगा। और जब वो प्रधानमंत्री वज़ीर आज़म बना, मन की बात सबसे जो पसंद की जाने वाली चीज़ जो है ना रेडियो पे, ग्रेजुअली उसने पॉपुलर की, ग्रेजुअली ऊपर गई। मन की बात महीने 15 दिन में एक दफ़ा आता है और नरेंद्र मोदी उसमें ये नहीं बात करता अपने मुखालफों की तरफ इशारा करके कि ये कोई चोर है, कोई ये लुटेरा है, तो ये है, इन्होंने बड़ा गलत किया। वो एक आम बात शुरू कर देता है। वो बोला क्या बात शुरू कर देगा? शौचालय यानी कि वॉशरूम, टॉयलेट्स, उस बात करेगा कि आपको पता है टॉयलेट होना चाहिए, शौचालय होना चाहिए, वॉशरूम होना चाहिए। गाँव में लोग खेतों में जाते हैं, मैदानों में जाते हैं, हमारी महिलाएं भी जाती हैं, यानी महिलाओं से मुराद है हमारी औरतें भी जाती हैं। अब वहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्पॉट थे, पॉकेट्स थे, इलाके थे इंडिया में जहाँ शौचालय के बारे में सोचना समझो मज़हब के ख़िलाफ़ जंग हो गई। ऐसी बात थी, उसने मन की बात से शौचालय पॉपुलर करा दिया। उसने ये होता है, उसने किसी अपने मुखालिफ जो सियासी जमातें थे उसकी मुखालफत तो नहीं की, ठीक है, उसने ऐसे करके कर दिया। अब वो बात आता है, एक बात आपको पसंद है। अब वहाँ पे क्या होता है, मन की पसंद की जो रेडियो आकाशवाणी से चल रहा होता है ना, तो लोग भला क्या कर रहे होते हैं, आराम ना बैठ, नरेंद्र जी मुझसे बात कर रहे हैं, यानी कि कौन जैसे होता है। उसका ये स्टाइल नहीं जो हमारे पॉलिटिशियन के आगे मुखालफों की, मैं नहीं छड्डांगा, मैनू बाहर आन दो, मैं पग पा लाँगा, मैं नूरी नथ बन जाऊँगा, मैं मौला जट बन जाऊँगा। उसका स्टाइल नहीं है। आता है मुखालफों पे बड़े ज़ोरदार तरीके से आएगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो इश्यूज़ पे जाता है। उसने अपने आप को उससे करवा लिया। लेकिन उसका ड्रॉबैक, नरेंद्र मोदी का और भारतीय जनता पार्टी का ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक ये हुआ कि उसने हिंदू को, जो पहले हिंदू नहीं था, उसने उस हिंदू को हिंदू बना दिया। अब ये एक बड़ी, ये जो पहले हिंदू नहीं था उसको हिंदू बना दिया उसने। अब ये एक ऐसी बात थी कि जब वो हिंदू जो पहले हिंदू नहीं था अब हिंदू बन गया, तो फिर वो मुसलमान को किस आंख से देखेगा, क्रिश्चियन को किस आंख से देखेगा, जैन को किस आंख से देखेगा, सिखों को किस आंख से देखेगा, अक़लियतों को किस आंख से देखेगा। वो कहते हैं अगर इन्होंने यहाँ रहना है तो जैसे हम कहते हैं वैसे रहें। ये एक ड्रॉबैक है जो नरेंद्र मोदी का भी ड्रॉबैक है, जो भारतीय जनता पार्टी का भी ड्रॉबैक है, जिसकी वजह से आज भारत में रहने वाला जो इंडिया का जो भारतीय मुसलमान है, जो पहले कभी महसूस नहीं करता था, बिल्कुल मस्जिद में जाना हो खुल आके जाता था, भाई टोपी पाई होती, रास्ते में 4 हिंदू मिलते थे जो उससे सलाम दुआ देते थे, प्रॉपर रिस्पेक्ट देते थे। वो कहते हैं यार ये जा रहा है, कोई मंदिर जा रहा है, तो मुसलमान उसको देता था। कोई सिख अगर जा रहा है गुरुद्वारे में, तो हिंदू भी मुसलमान भी उसको रास्ते में मिलता था। उनके जहन में नहीं था कि ये गुरुद्वारे, उन्होंने कहा गुरुद्वारे जा रहा है तो सिख है तो गुरुद्वारे जा रहा है ना, मुसलमान है तो मस्जिद जा रहा है ना, हिंदू है तो मंदिर जा रहा है ना, चर्च पे कौन जाएगा, ईसाई जाएगा ना, ये सब कुछ पता था। अब क्या हो गया है, अब ये है कि अपनी अपनी इबादत गाहों की तरफ जाते हुए ज़हन में बात आ गई कि रास्ते में कोई मन चले ना टकर जाए। और मन चले किस तरह के होंगे कि ना वो पुलिस काम कर रही होगी, ना लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी काम कर रही, ना हुकूमत काम कर रही होगी, चाहे सूबाई सतह पे हो चाहे यूनियन, वो यूनियन कहते हैं वफाकी हुकूमत को, तो स्टेट लेवल को कहते हैं सूबाई। अब ये करके वहाँ का मुसलमान जो है ना, इस दफ़ा जो ईद मना रहा है ना, वो जिस परेशानी में मना रहा है ईद, जिस खौफ में मना रहा है ईद, इट इज़ वेरी वेरी, मतलब जैसे कहते हैं ना कि
आपके सामने नज़र आ रहा है, आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने उस हिंदू को हिंदू बना दिया जो पहले नहीं था। अब उसका ये है वोट बैंक। अब वोट बैंक के चक्कर में कि वोट बैंक में ना माने, ठीक है, मेरी करप्ट प्रैक्टिसेस किसी को अभी तक कोई सामने नहीं आई। जब तक चीज़ सामने ना आए, हमेशा स्मार्ट का लफ्ज़ तुम उस वक्त इस्तेमाल करना जिसकी चीज़ सामने आ गई हो, लेकिन वो बच जाए, फिर उसको स्मार्ट कहते हैं। अच्छा, तो इसका वोट बैंक जो है इट मोस्टली कंसिस्ट ऑफ राइट विंग के जितने भी अब जो है ना, अब तकरीबन क्योंकि वो एक ख़ास तौर पे ना उस चीज़ को नहीं आना चाहिए था, उसमें हमारा भी है, हम लोगों का, पाकिस्तान में रहने वालों का भी है, उसमें जिम्मेदारी बनती है कि हम लोगों ने बहुत इश्तियाल दिलाया उनको, इनडायरेक्टली, इन ए वे, वन वे और द अदर वे, हम उनको इश्तियाल दिलाते हैं। क्या ज़रूरत थी लाल किले में जाके झंडा लहराएंगे? मैं 65 से सुन रहा हूँ ये बात। पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं हो रहे, लाल किले जाके हमने झंडा लहराना है। अजीब आदमी, दिल्ली जाएंगे झंडा लहरा देंगे, यार कमाल कर दे तुम लोग। तुम लोगों का मुल्क बन गया, एक मुसलमानों का मुल्क बन गया, हम उस मुल्क में रह रहे हैं, इस मुल्क का तो ठीक कर लो। इस मुल्क का कोई हाल नहीं है, हम दिल्ली जाके लाल किला जो है ना उस पर झंडा लहराएंगे। यहाँ झंडा लहरा नहीं सकते अपने घर में, तो दिल्ली जाके लहराएंगे। अच्छा सतार साहब, जब तक हमारा भी यही होगा कि हम भी रेट्रिक पे चले गए। बढ़के नहीं होती हमारी, प्रैक्टिकल अमली तौर पे हम लोग जीरो हैं, हमारी बस बढ़के मारना। हम 24 घंटे हर एक को देखो बढ़ मारना, नहीं छड़ांगे, फलाना नहीं करा। ये इसी का रिएक्शन था जिसको एक्सप्लॉइट किसने किया? बीजेपी ने किया। उन्होंने कहा देखो साथ वाला हम साया मुल्क नहीं है, कब से वो बढ़ के मार रहा है, धमकियां दे रहा है, इतना सा मुल्क है, और उसी को इस्तेमाल करके अपनी उसी को उन्होंने इस्तेमाल किया। हिंदू ने बहरहाल रिएक्शनरी बनना ही बनना था। हिंदू रिएक्शनरी उस वक्त बना। उससे पहले जो कहते हैं ना कि बगल में छुरी थी मुंह में राम राम था, ये भी हमने एक कहावत बना ली। हिंदुओं के साथ रहते हुए, सिखों के साथ रहते हुए, ईसाइयों के साथ रहते हुए एक चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए, हर एक का मज़हब उसे बहुत पसंद होता है। बिल्कुल, आप अपने माँ बाप छोड़ सकते हैं, मज़हब को नहीं छोड़ेंगे। ये हर जगह पे अप्लाई होता है, ये बात ज़हन में रख लेनी चाहिए। अब उसके साथ आपने रहना है, तो आपको पता नहीं कि साथ रहा कैसे जाता है। साथ इस तरह से नहीं रहा जाता कि 100 में से 90 आप और 10 वो हैं, तो आप चढ़ दौड़ोगे जी साडा हुन सुननी पैगी तुहानू। ये नहीं होता। उन 10 के भी वही हकूक़ हैं जो 90 के हकूक़ हैं, जो 100 में से 90 लोगों के हकूक़ हैं, उन 10 के भी वही हकूक़ हैं। ग्रेजुअली वो चीज़ यहाँ पे भी तबाह होती गई, हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी तबाह होती गई, इंडिया में भी तबाह होती गई। अब वो इंडिया में वो हालात हो गए हैं कि अब एक चीज़ मैं तुम्हें कोट करता हूँ जो मैंने किया है जी, कि अमेरिका का है यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। ये 3रा साल है वो रिपोर्ट दे रहा है। अमेरिका का इदारा है, ये बात ज़हन में रखना, इंडिया के ऊपर दे रहा है। वो देता है कि यूएस गवर्नमेंट डेजिग्नेट, अब एक बात ज़हन में रखना, यूएस गवर्नमेंट डेजिग्नेट मतलब क्या होता है? उसने कई टेररिस्टों को भी डेजिग्नेट किया, ग्लोबल लेवल का, गुफराने लेवल का, हमें मानना पड़ता है, पूरी दुनिया को मानना पड़ता है। अगर हमारा कोई बंदा आया तो हमें बुरा लगता है, एक आपस की बात। कोई किसी और का आ जाए ना तो हम कहेंगे यार ये डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है। अपना कोई बंदा आया, नहीं नहीं डंडी मार गया, झूठ बोल रहे, हमेशा यही होता है। अब उन्होंने डेजिग्नेटेड इंडिया एज ए कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, एज ए कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न। और उसके साथ उन्होंने क्या किया कि ये डेजिग्नेट सिर्फ इंडिया को नहीं कर रहे, हमने और ममालिक किया है, बर्मा को किया हुआ है, इराक को किया हुआ है, चीन को किया हुआ है, सीरिया को किया हुआ है, इरिटेरिया को किया हुआ है, नॉर्थ कोरिया को किया हुआ है। कई ममालिक हैं जिनको उन्होंने डेजिग्नेट किया हुआ है। अ कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, डेजिग्नेटेड। उसके साथ उन्होंने क्या किया? सैंक्शन टारगेट होती है। अमेरिका ने कहा सैंक्शन टारगेट लगा दो उन इंडिविजुअल्स पर, उन एंटिटीज पर जिनके वसाइल उस चीज़ों में इस्तेमाल होते रहे हों जिसमें होता है कि वो रिलीजियस फ्रीडम के खिलाफ काम करते हैं। रिलीजियस फ्रीडम क्या होता है? कि रिलीजियस फ्रीडम होता है कि मेरा जुम्मा आ गया, मैंने जुम्मे की नमाज अदा करनी, लेकिन आप करने ना दो। अब मेरे रास्ते में रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। मैं ईसाई हूँ,
संडे वाले दिन मैं चर्च जाना चाहता हूँ, मेरे रास्ते में रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। मैं हिंदू हूँ, मैं मंदिर जाना चाहता हूँ, मेरे रास्ते में रुकावटें खड़ी की जा रही। रिलीजियस फ्रीडम नहीं मुझे दी जा रही कि रिचुअल्स मैंने अदा करने हैं, मैंने नमाज पढ़नी है, मैंने पूजा पाठ करनी है, मैंने घंटियाँ मारनी है, मैंने घंटा बजाना है, मुझे अदा करने नहीं दिया जा रहा। तो उन्होंने कहा, अमेरिका ने कहा कि हम सैंक्शन टारगेट ये होता है कि जब IMF आपको लोन नहीं देती तो कहती है कि जनाब आपने हमसे लोन लिया है, उधार लिया है, तो इन चीज़ों के आप पाबंद होंगे। ये चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा, ये नहीं तो कुछ नहीं। हम IMF से कर्जा ले रहे हैं, हम ले रहे हैं, IMF हमसे कर्जा नहीं ले रहे। हम बाद में IMF के बारे में बात कर रहे होते हैं, यार ये देखो ना, इन्होंने ये गैस महंगी कर दी IMF के कहने पे, बिजली महंगी कर दी IMF के कहने पे। यार बंदा कोई इनसे पूछे कि भाई आप देख लो, अब्दुल सत्तार खान गजाल से उधार लेता है, गजाल साहब ईद आ रही है, मुझे कोई थोड़े पैसे उधार दे। गजाल साहब आप मुझसे पूछेंगे कि सत्तार खान साहब वापस कब करोगे, और कैसे इतना करोगे, दे भी सकते हो। अब मेरे पे हो भैया, मैं आपसे कर्जा ले रहा हूँ यार, आप ये भी नहीं कह सकते कि मुझे देगा कब तू। ईद के 1 महीने बाद देगा, 10 दिन बाद देगा, 2 महीने बाद देगा, 3 महीने देगा, एक ही किस्त में देगा या मुख्तलिफ किस्तें कराएगा, यकमुश्त करेगा या किस्तें कराएगा। अब जब IMF से हम कर्जा ले लेते हैं ना, जब वो मांगता है ना, तो कहता है आपने वो, हमने पैसे लेने आपको दिए हैं, बिजली की कीमत बढ़ा दो, गैस बढ़ा दो, फलानी चीज़ कर दो, सब्सिडी ख़त्म कर दो, फलानी चीज़ कर दो। वो कह सकता है भाई आपने कर्जा लिया, हमने कर्जा लिया, उन्होंने हमसे नहीं लिया। लेकिन पाकिस्तानी स्टाइल भला क्या है, IMF नुमान करके नहीं कर दो बंदा सारी अमरीकी अब वो होती है, वो भी सैंक्शंस हैं जिसका हमें ख़तरा रहता है, जिसकी वजह से होता है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट ना कर जाए, ख़तरा है। बिल्कुल ये भी है टारगेटेड सैंक्शंस। उन्होंने कहा ये इंडिविजुअल है, ये एंटिटीज़ हैं, लेकिन अगर इनके वसाइल रिलीजियस फ्रीडम के रास्ते में रुकावट बनते रहे तो हमें एक ना एक दिन स्पेशल सैंक्शन जो है, टारगेटेड सैंक्शन, वो हमें लगानी पड़ेंगी। तो अब ये है कि वो अमेरिका के सामने इंडिया खड़ा होता है। इस एक वक्त में जब हम लोग ईद की बातें कर रहे हैं ना, अमेरिका की और इंडिया के दरमियानी जो ताल्लुकात है ना, वो एक ख़ास स्टेज पे खड़े हुए हैं। अच्छा, वो किस स्टेज पे? वो नहीं इस तरह का बोलते जिस तरह का असी बोलते हैं। यूं ही इंडिया की तरफ से ना, अमरीकी हुकूमत की तरफ से या अमरीकी इंतज़ामी की तरफ से कोई बात आती है ना, उसका जवाब प्रॉपर देते हैं। वो ऐसे लगता है कोई कहना है हाँ भाई की कहना तू, ये स्टाइल होता है इंडिया का, हाँ भाई की कहना तू। तो फिर क्या जो एक्सट्रीमिज़म चल रहा है, हिंदू एक्सट्रीमिज़म जो चल रहा है, क्या हम एनी टाइम सून उसको ख़त्म होते हुए देख रहे हैं? बड़ा मुश्किल होगा टिल द टाइम के जो सियासी जो ताकत है ना उनकी, BJP की, भारतीय जनता पार्टी की, अगर वो सियासी ताकत में फ़र्क आ जाता है, लेकिन उल्टा तो फिर फ़र्क होगा। लेकिन हमने देख रहे हैं अगर कि वो वोट बैंक बढ़ता जा रहा है। अगर वो चलता रहे ना, वो टेंडेंसी जो होती है ना, एक होता है कि मैंने सोच लिया है कि यार ये तो, अब पहले भला क्या था, अब बात सुनो, पाकिस्तान है, पाकिस्तान का फौजी डिक्टेटर है जनरल ज़ियाउल हक, वो इंडिया चला जाता है। ये जो राहुल गांधी है ना, इनके वालिद साहब होते हैं राजीव गांधी, इंडिया के प्रधानमंत्री, ये चले जाते हैं, ये जा रहे हैं क्रिकेट डिप्लोमेसी, ये जा रहे हैं, और वहाँ राजीव गांधी ने एयर स्पेस ने इजाज़त नहीं दी हुई, वहाँ वक्ता पाया जाता कि जी जनरल ज़ियाउल हक ने तो जहाज़ उनका टेक ऑफ कर गया, वो तो इंडिया की तरफ आ रहे हैं, वो एमरजेंसी उनकी मीटिंग होती है। अब क्या करें यार, एक सदर पाकिस्तान आ रहा है, कोई आम बंदा नहीं आ रहा, इजाज़त नहीं है, उनको इजाज़त देनी पड़ी, वहाँ लैंड किया, क्रिकेट डिप्लोमेसी ज़ियाउल हक की कामयाब पॉलिसीज़ में एक पॉलिसी है। वो हो गया जब वापसी पे ना एयरपोर्ट पे थे, राजीव गांधी था, पूरी कैबिनेट थी, खुदा हाफिज़ कह रही थी, सी ऑफ कर रही थी ज़ियाउल हक को, तो ज़ियाउल हक ने कान में एक बात की राजीव गांधी की, उन्होंने कहा देखो एटम बम चलाना होगा चला देना, हमारे पास भी है, एक चीज़ देखना, 52 मुसलमान ममालिक हैं, एक पाकिस्तान तबाह हो जाएगा कोई बात नहीं, हिंदुओं का कोई मुल्क नहीं है माँ सिवाय हिंदुस्तान के, इंडिया के। ये बात जो थी वो सुनी थी एक मोतमद ख़ास था राजीव गांधी का, सिर्फ उसको पता था कि ज़ियाउल हक ने राजीव गांधी के साथ क्या बात की है, बाकी जो कैबिनेट दूर खड़ी थी उनको पता ही नहीं था कि ज़ियाउल हक क्या गया, राजीव गांधी के कान में क्या कर। और राजीव गांधी के एक दफ़ा बाल खड़े थे जो
सिरे से थे ही नहीं उनके। लेकिन वो जो नहीं भी थे वो बाहर खड़े हो गए, फिर बैठे कि ये क्या कह रहा है। उसने सुन लिया था। उसने फिर 10, 12, 15 साल बाद अपनी किताब में ये वाक़या कोट किया था कि जब ज़ियाउल हक जा रहे थे, जब हम सी ऑफ कर रहे थे, तो प्रधानमंत्री राजीव गांधी के सामने आके कहता ये पूरी कैबिनेट जो लाइन थी उसको पता ही नहीं, मुस्कुराते हुए बात कर रहा था, वहाँ तक आवाज़ गई नहीं। कहना मैंने सुन ली थी। अब ये जब आप कहते हो कि जी हिंदुओं का एक ही मुल्क है, जब वो हिंदुओं का मुल्क बन रहा है तो परेशानी हो रही कि नहीं होती। हिंदू फर्स्ट स्टेट्स, हिंदू फर्स्ट स्टेट इंडिया, अब ये स्लोगन वहाँ पे जन्म ले रहा है। अगर ये तकवीत पा जाता है तो कर लें बात, वो बड़ी आपस की बात है, हम मजबूत नहीं हैं। हमारे अंदर ऐसा खिलवाड़ है कि छम्मे के बारे में मैंने प्लान किया हुआ है, मैंने छम्मे के बारे में किया हुआ, हम दोनों के बारे में तीसरे ने किया हुआ है, उस तीसरे के बारे में चौथे ने प्लान किया। हम तो इस देंगा मस्ती में। हमारे सबके किबले काबे मस्जिदें बिल्कुल डिफरेंट है, नाम क्या मुसलमान है, काबा किबला हमारा सबका अलग है, बिल्कुल अपनी अपनी तरफ करके। एक जगह पे रहते हुए, एक मज़हब में रहते हुए हम बिल्कुल मुख्तलिफ सिमतों के तरफ रमा दवा हैं। अगर इंडिया हिंदू फर्स्ट स्टेट बन जाता है हमारे लिए मसला हो जाएगा, और इसमें किसी बैरूनी ताकत का कोई एक ज़र्रा भी नहीं होगा। ये हमारी वजह से होगा। मैं तेरी लत खिंच रहा हूँ, तू मेरी लत खिंच रहे हैं, असं दोनों मिल के छम्मे की लत खिंच रहे हैं, छम्मा शाके की लत खिंचता पे। हमें इस काम के अलावा आता ही कुछ नहीं। मैंने तुम्हारी ऐसी तैसी की हुई है, तुमने मेरी ऐसी तैसी की हुई। बंदा पूछे कि यार तुम लोग किस मुल्क में, एक ऐसा मुल्क कौन सा है जिसमें हर एक सामने खड़े हुए हैं, बस एक दूसरे की करी जा रहे। भाई मेरे यहाँ पर तो ये आवाज़ें भी निकली कि अगर इंडिया पाकिस्तान पे हमला करता है और पाकिस्तान पे कब्ज़ा करता है तो हम वेलकम करेंगे, क्योंकि साढ़ा पसंदा लीडर जड़ा ना वज़ीर आज़म नहीं गा। वाह। अब जिस मुल्क में ये आवाज़ निकल रही हो कि हम इंडिया के हमले को, इंडिया जब आगे कब्ज़ा करेगा तो हम उसे वेलकम करेंगे, क्योंकि हमारी पसंद का लीडर पाकिस्तान का वज़ीर आज़म नहीं है। हाँ, मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा फिर अभी हमें कोई बात नहीं करनी चाहिए। तो ये इंडिया के लिए ना ख़त्म कर देना चाहिए। सतार साहब बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस पॉडकास्ट का, आपने हमें वक्त दिया, और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया आज की पॉडकास्ट देखने का। जैसे कि सतार साहब ने भी कहा कि जो भारतीय मुसलमान हैं उनके हालात तभी बेहतर हो सकते हैं जब बीजेपी इक़्तिदार से निकले, जब बीजेपी का वोट बैंक कम हो, कोई और लीडरशिप में थोड़ी सी तब्दीली आए। आप लोगों को हमारी तरफ से, समा की तरफ से, पूरी पॉडकास्ट की टीम की तरफ से आने वाली ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। बस आपने करना ये है कि इस ईद आपने दुनिया भर के तमाम मुसलमानों को अपनी दुआ में रखना है। जो जो दुश्वारियों से गुजरे हैं, जो जो मुश्किलात में घिरे पड़े हैं, बस उनको नहीं आपने भूलना। एक बार फिर से हमारी तरफ से आपको ढेर सारी ईद की मुबारकबाद, और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।